प्रणाम मित्रों। तो चलिए नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता सिंदूर तिलकित भाल को आगे बढ़ते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था कि कवि को अपने घर के लोग, उनकी पत्नी बहुत ही याद आती है। तो चलिए अब इसके आगे की कविता को हम लोग पढ़ते हैं। आगे कवि लिखते हैं कि याद आता मुझे अपना वह तरुणी ग्राम। अर्थात कवि पहले की पंक्तियों में बता रहे थे कि वहाँ के लोगों की उन्हें बहुत याद आती है। उसके पश्चात वे बताते हैं कि मुझे मेरा जो गांव तरुणी है वह भी बहुत याद आता है। आगे वे लिखते हैं कि याद आती लीचियाँ वे आम। अर्थात मुझे गांव के साथ साथ गांव की लीचियाँ व आम सभी याद आते हैं। आगे कवि कहते हैं कि याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। अर्थात वे कहते हैं कि मेरी मातृभूमि जो मिथिला है उसकी जो सुंदर भूभाग है उसकी भी मुझे याद आती है। आगे भी लिखते हैं याद आते धान। अर्थात मेरी मातृभूमि मिथिला के खेतों में लहलहाते धान भी मुझे बहुत याद आते हैं। आगे वे लिखते हैं कि याद आते कमल, कुमुदिनी और तालम खान। अर्थात आगे वे कहते हैं कि मेरी जो मातृभूमि मिथिला है वहाँ के सरोवरों में यानी कि तालाबों में कमल और कुमुदिनी के पुष्प खिलते हैं और उसी के साथ साथ उन तालाबों में मखाने की खेती होती है। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत याद आती हैं। आगे वे लिखते हैं कि याद आते शस्य श्यामलम जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। अर्थात वे कहते हैं कि मिथिला के विभिन्न क्षेत्र जो हैं वे हरे भरे फसलों से ढके रहते हैं। अर्थात उन क्षेत्रों का जो नाम है उनके रूप और गुण के अनुसार ही रखे गए हैं। आगे वे लिखते हैं कि याद आते वेणुवन वे नीलिमा के निलय अति अभिराम। अर्थात कवि कहते हैं कि वहाँ पर एक बांस का जंगल है जो कि नीलिमा के घर के समान बहुत ही सुंदर लगता है। आगे कवि लिखते हैं धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए पर्यंक। अर्थात कवि कहते हैं कि मैं उन सभी के प्रति आदर प्रकट करता हूँ जिनकी वात्सल्य भरी कोमल गोद का सुख मुझे मिला था। ना जाने मैं अपने गांव के कितने ही लोगों की कोमल गोदों में उसे पलंग के भांति सोचकर सो गया था। तो मैं उन सभी लोगों के लिए अपने मन में आदर रखता हूँ और मैं सदैव उनका आदर करता हूँ। यानी कि ना केवल मुझे मेरे माता पिता का वात्सल्य मिला, इसके अतिरिक्त मुझे गाँव वालों का भी और अपने घर के सभी लोगों का भरपूर वात्सल्य मिला है और मैं ये सारी चीज़ें कभी नहीं भूल सकता। आगे वे लिखते हैं कि धन्य वे जिनकी उपज के भाग। अर्थात कवि कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिन्होंने अपने उपज से बने हुए भोजन को मुझे खिलाया है। मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ। यानी कि जब कवि छोटे थे तब उनके गांव के बहुत सारे लोगों ने अपने घर के बने भोजन को उन्हें खिलाया था। गांव का जो माहौल होता है वो इसी प्रकार होता है। सभी लोग मिलजुल कर एक साथ ही रहते हैं। वहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं। तो जो कवि का गांव था वहाँ पर भी जब वे छोटे थे तब वहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में पके हुए भोजन को कवि को खिलाया था। वही सारी बातें वे याद करके वहाँ के लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। आगे कवि लिखते हैं अन्न पानी और भाजी साग, फूल फल ओ कंद मूल, अनेक विधि मधुमास। अर्थात वे कहते हैं कि मेरे जो गांव के लोग थे उन्होंने मुझे अन्न पानी भाजी साग फल फूल कंद मूल मधु मांस ना जाने क्या क्या चीज़ें मुझे खिलाई है। किन किन चीज़ों को मैं गिनवाऊं। आगे वे कहते हैं कि विपुल उनका ऋण सधा सकता में दशमांश। अर्थात मैं उनका ऋणी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे स्नेह दिया, वात्सल्य दिया है और मैं उनके ऋण का 10% भी नहीं चुका सकता क्योंकि उन लोगों के द्वारा दिया गया प्रेम स्नेह वात्सल्य अमूल्य है। आगे वे कहते हैं कि ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज। अर्थात यह मेरा सबसे बड़ा अफसोस है कि मैं उनसे बहुत ही दूर आ गया हूँ। उनसे दूर हो जाना मेरे लिए दुख का कारण है। आगे वे कहते हैं कि हृदय से पर आ रही आवाज। अर्थात मेरे हृदय से बार बार यही आवाज आ रही है, धन्य वे जन वही धन्य समाज। अर्थात मेरे दिल से बार बार ये आवाज़ आ रही है कि वे लोग भी धन्य हैं और वह समाज भी धन्य है जहाँ मैं रहता था। आगे वे लिखते हैं कि यहाँ भी तो हूँ ना मैं असहाय, यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय। अर्थात इतने वर्षों से यहाँ रहते रहते यहाँ भी एक समाज का निर्माण हो गया है। यानी कि मेरे भी आसपास जो लोग हैं वो मेरे लिए सद्भावना और प्रेम की भावना रखते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर असहाय नहीं हूँ। आगे वे कहते हैं कि किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे,
मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल। अर्थात यदि मैं यहाँ पर जीवन भर भी रहूँ फिर भी यहाँ के लिए एक प्रवासी ही रहूँगा। लोग मुझे प्रवासी ही कहेंगे। और यदि यहाँ रहते रहते मेरी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ के लोग दो चार फूल मेरी चिता पर अवश्य डाल देंगे, परंतु मुझे फिर भूल जाएंगे। आगे वे कहते हैं कि समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, सुनोगे तुम तो उठेगी हुक। अर्थात कवि कहते हैं कि समय जो है वह निर्बाध रूप से निरंतर चलता जाएगा और मेरा जो नाम है वह इसी संसार में विलीन हो जाएगा। तत्पश्चात जब तुम्हें मेरी मृत्यु का संदेश मिलेगा तब तुम बहुत ही रोओगी, बिलखोगी। तुम्हारा जो हृदय है उसमें एक हुक सी उठेगी कि मैं अंतिम समय में भी तुम्हारे साथ ना रह सका। आगे वे लिखते हैं कि मैं रहूँगा सामने पर मूक। अर्थात तुम बार बार मेरी तस्वीर को लेकर के रोओगी, मुझे याद करोगी। मैं सामने तो रहूँगा परंतु मूक रहूँगा, यानी कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। आगे वे लिखते हैं कि सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुण आख्यान, सुना करता हूँ सुमुखी उस काल। अर्थात जब शाम के समय सूर्य डूबता है तो उससे जो लालिमा निकलती है, उस लालिमा की जो करुण आख्यान है वह मैं सुनता हूँ, वो आख्यान मुझे सुनाई पड़ता है। आगे वे लिखते हैं कि याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। अर्थात जब पश्चिम में सूर्य डूबता है और उसकी जो लालिमा है जब मैं वह देखता हूँ तो मुझे तुम्हारा वह सिंदूर लगा हुआ माथा याद आता है। अर्थात प्रति क्षण मुझे तुम्हारी गांव की और गांव के लोगों की याद आती है। मैं इस प्रवासी जीवन से सुखी नहीं हूँ। अर्थात कवि ने इस माध्यम से अपने प्रवासी जीवन में जो उनको दुख भोगना पड़ा था उस दुख को प्रकट किया है। यहीं पर यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।